Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. I hope you are in best of your health and spirit. This is Indian Economy Full Course. We are on unit number 7. This is lecture number 2, Poverty and Unemployment. तो हमने पिछली क्लास में अनएम्प्लॉयमेंट से शुरुआत की थी इस यूनिट की और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। आई होप कि आपने उन चीज़ों को कंसोलिडेट किया होगा। अगर कंसोलिडेट करेंगे तो आगे आने वाले लेक्चर्स में आप चीज़ों को इंटरकनेक्ट एंड को रिलेट कर पाएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव होने लगेगी। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंसिव होगी तो आप एक चीज़ डेवलप करेंगे, वो है डेप्थ, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी टॉपिक। अगर आपने ये डेप्थ डेवलप कर ली जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो आई होप कि आप सही मायने में सही ढंग से पढ़ाई कीजिए। आपकी डायरेक्शन हमेशा सही होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन सही है, पढ़ने का तरीका सही है, तो आप चीज़ों को अंडरस्टैंड ज़्यादा करेंगे और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर। तो हमने पिछले लेक्चर में कुछ चीज़ें सीखी थी, एक थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, थोड़ा सा ग्लांस आपको दे दूं कि लेक्चर नंबर 1 में क्या हुआ था। उससे क्या होगा, आपकी जो चीजें हैं जो आपने अभी पढ़ रखी हैं वो थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर और हो जाएंगी। तो इनको ध्यान से सुनिएगा। आपकी जो चीजें आपने पिछले लेक्चर में पढ़ी हैं वो थोड़ी सी और उनमें निखार आने वाला है, समझिएगा इस चीज को। तो इफ एनी पर्सन, इफ ही इज विलिंग टू वर्क एंड ही इज एक्टिवली सर्चिंग फॉर वर्क, searching for work, and he is also having the ability to work, तो ये कंडीशन तीनों होनी चाहिए। he is willing to work, he is actively searching for work and he is also able to work। तो अगर ये तीन कंडीशन पूरी हैं, then if he gets work, अगर उसको काम मिल जाए, that means he is employed। And second condition is कि maybe he do not get any work, that means he is unemployed। ये चीज हमने समझी थी, यहां पर ये चीज समझी थी ना कि the person who is willing to work, he is actively searching for work and he is also able to work। अगर उसको काम मिल जाता है that means कि वो employed है। और यहाँ पर हमने एक चीज और समझी थी कि अगर उसको full employed कब कहेंगे, कि वो full employment है। जब full employment जब कहेंगे, the person he is willing to work, searching for work and he is able to work, he gets work for a specified time period and also he is getting work according to the he is also getting the wages according to the work, according to the skill, तब उसको हम क्या बोलेंगे, फुल एम्प्लॉयड है। आप आई होप कि आप वो चीज आपने कनेक्ट की। तो यहां पर क्या हो सकता है कि अगर उसको काम मिल रहा है तो वो एम्प्लॉयड हो सकता है, बिल्कुल। अगर काम नहीं मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो अनएम्प्लॉयड है। और काम क्यों नहीं मिल रहा है, ड्यू टू लैक ऑफ जॉब क्रिएशन, दिस इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। आप चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं इस समय, ठीक है भाई। तो यहां पर हमने देखा था कि लेबर फोर्स क्या था। लेबर फोर्स क्या था भाई, कि अनएम्प्लॉयड हो चाहे एम्प्लॉयड हो, इन दोनों को हम अगर मिलाकर क्या बोलते थे, लेबर फोर्स। क्या बोलते थे भाई, लेबर फोर्स, ठीक है। यहां तक ठीक था, यहां तक आपको समझ में आया था। तो लेबर फोर्स में ये आ गए। तो लेबर फोर्स क्या हो सकता है, एम्प्लॉयड भी हो सकता है, अनएम्प्लॉयड भी हो सकता है। तो लेबर फोर्स कैन बी एम्प्लॉयड एंड कैन ऑल्सो बी अनएम्प्लॉयड। तो जो एम्प्लॉयड लेबर फोर्स होता है, जो हमारा लेबर फोर्स जो काम कर रहा होता है, उस लेबर फोर्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, वर्कर्स। वर्कर्स कौन हैं, जो काम कर रहे हैं। काम कौन करेंगे, जिनको वर्क मिल जाएगा ना, वही तो काम करेंगे। तो एम्प्लॉयड लेबर फोर्स को हम बोलते हैं वर्कर्स। यहां तक ठीक था। और यहां पर हमने बात भी की थी, इकोनॉमिक सर्वे 2021 का डेटा हमने देखा था, जहां पर हमने नंबर ऑफ वर्कर्स देखे थे डिफरेंट सेक्टर्स में। ये हमने देखा था और देखा था कि हमारे पास 48.78 करोड़ जो हैं वर्कर्स हैं, ठीक है। और इसमें हमने फिर वर्कर्स की कैटेगराइजेशन भी देखी थी। ये देखा था हमने कि अकॉर्डिंग टू एनएसओ वर्कर्स को हमने तीन तरीके से बांटा था, सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड एम्प्लॉय या रेगुलर वेज एंड कैजुअल वर्कर्स। ये तीन कैटेगरी में देखा था। साथ में सेंसस के डेटा देखा था कि मेन वर्कर हो सकता है एंड मार्जिनल वर्कर हो सकता है। जिस वर्कर को 183 डेज से ज्यादा का काम मिलता है दैट इज मेन वर्कर। जो 183 डेज से कम काम करता है, 183 डेज से कम एम्प्लॉयड है, तो उसको बोलते हैं हम मार्जिनल वर्कर। उसके बाद हमने देखा था वर्कर्स की कैटेगरी में लेबर मिनिस्ट्री का कैटेगराइजेशन, जहां पर लेबर मिनिस्ट्री ने बात की थी ऑर्गेनाइज सेक्टर की एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या था, इफ लेबर इज कवर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, कंपनीज एक्ट, ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड का, एंड ईएसआईसी, पीएसयू, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट मींस ही इज अंडर
ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आता है तो वो कहां पर आएगा, फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा, जहां पर कोई भी जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती, कोई भी सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट नहीं होते हैं, जैसे कि ब्रिक क्लीन वर्कर्स, तो जो ईंट की भट्टी में काम करते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए, बार्बर्स हो गया, आपके यहाँ जो सब्जी बेचने वाला आता है, जो फ्रूट वेंडर होता है, ये सारे क्या हैं, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। और इस तराजू को अगर आप देखेंगे तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पल्ला जो है वो भारी है, ऑर्गेनाइज सेक्टर का कम है। यहाँ पर सिर्फ 9 करोड़ जो वर्कर्स हैं और यहाँ पर 40 करोड़ वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। उसके बाद हमने देखा था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, यहां पर फॉर्मल वर्कर्स भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स भी हो सकते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल को हमने देखा था कि आपके पास कागज है कि नहीं है, वो एग्रीमेंट का पेपर है कि नहीं है आपके पास। अगर वो कागज है आपके पास, दैट मींस कि यू आर अ फॉर्मल वर्कर। अगर आपके पास कागज नहीं है तो यू आर इनफॉर्मल वर्कर। ठीक है, ये हमने देखा था। तो यहां से हमने ये चीज देखी थी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, फॉर्मल वर्कर्स वहां पर भी हो सकते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल वर्कर्स कहीं पर भी हो सकते हैं, फॉर्मल वर्कर्स भी कहीं पर भी हो सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी फॉर्मल हो सकते हैं, इनफॉर्मल हो सकते हैं। ये चीज हमने देखी थी और इसको हमने देखा था, एनालाइज भी किया था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमने फॉर्मल में देखा था कि 4.4 करोड़ जो थे वो फॉर्मल वर्कर्स थे और इनफॉर्मल 4.8 करोड़ लोग थे। दैट मींस कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी इनफॉर्मल वर्कर्स का जो है पल्ला जो है वो भारी था, देखा था हमने ये चीज। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमने देखा था कि फॉर्मल तो 0.3 करोड़ लोग ही थे और इनफॉर्मल 37.7 करोड़ लोग इनफॉर्मल थे। तो अगर ये गलत नहीं होगा, अगर कभी मेरे मुंह से ये बात निकल गई गलती से कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो इनफॉर्मल वर्कर्स दोनों एक बराबर बात है, तो अगर मैं कभी बोल दूं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स हैं वही इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, तो एक ही बात है, क्योंकि भाई पल्ला इतना भारी है, 37.7 करोड़ लोग जो हैं वो इनफॉर्मल हैं। अगर इसी चीज को एज अ होल में देखना चाहूं तो अगर मैं ये कह सकता हूं कि ठीक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स ज्यादा हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स कम है, ये बात मैं समझ गया कि यहां पर जो है वो स्क्यू है, एसिमेट्रिक है। लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात करूं तो फॉर्मल अगर मैं दोनों फॉर्मल को भी मिला लूं और दोनों इनफॉर्मल को मिला लूं तो देखेंगे आप कि फॉर्मल में सिर्फ 4.7 करोड़ लोग जो है वो फॉर्मल है ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को मिलाकर, और इनफॉर्मल अगर आप देखेंगे तो 37.7 करोड़ इधर और 4.8 करोड़ लोग इधर। दैट मींस कि 42 करोड़ के अप्रॉक्स जो है वो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। तो इकोनॉमी में अगर वर्कर्स की कैटेगरी की अगर बात करें आप तो इनफॉर्मल वर्कर्स कई गुना ज्यादा हैं फॉर्मल वर्कर्स से। बात समझे या नहीं? तो अगर यूपीएससी कल के दिन आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाकर दे दे ऑर्गेनाइज सेक्टर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो आप इन चीजों को समझ सकते हैं कि वो क्या पूछना चाह रहा है। आपको घुमा नहीं पाएगा अगर आपको तराजू का ये पल्ला याद है। ठीक है, तो तराजू को देखते रहिएगा, ये दिमाग में इस चित्र को अपने बैठा लीजिए, इस इमेज को अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। आपके जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं वो गलत नहीं होंगे अगर यहां से उसने पूछ लिया। ठीक है, आज हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो मेजरमेंट की बात करेंगे कि रोजगार और बेरोजगारी, रोजगार को कैसे कैलकुलेट किया जाए और अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये हम मेजर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, इनको बताएगा कौन? इनको बताएंगे कुछ इंडिकेटर्स। वो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली ये इंडिकेट करते हैं ना कि कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। इंडिकेटर का काम है इंडिकेट करना। कार का इंडिकेटर आपने देखना है, वो थोड़ा सा अगर लेफ्ट इंडिकेटर है तो लेफ्ट वाला जलता रहेगा क्योंकि लेफ्ट जाना है, इंडिकेट कर रहा है कि गाड़ी लेफ्ट मुड़ने वाली है। तो इंडिकेटर का काम यही है कि वो इंडिकेट करता है। और यहां पर इंडिकेटर कौन से हैं? एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिकेट करने वाले। ठीक है, सबसे पहला समझते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। हमने ये चीज देखी भी थी। टोटल पॉपुलेशन का वो कितना हिस्सा है जो लेबर फोर्स में है। लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड भी हो सकता है, अनएम्प्लॉयड भी हो सकता है। दोनों मिलाकर जो लेबर फोर्स है हमारा, टोटल पॉपुलेशन का कितना पार्ट वो है जो लेबर फोर्स में है, इसको हमने बोला था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देख लिया आपने कि टोटल पॉपुलेशन में काम कितने लोग करना चाह रहे हैं, विलिंग टू वर्क कितने हैं, सर्चिंग फॉर वर्क कितने हैं, एबल टू वर्क कितने हैं। ये तीनों एक ही बात है ना भाई। हमने देखा था ना कि द पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क, एक्टिवली सर्चिंग फॉर वर्क एंड ही इज आल्सो एबल टू वर्क, वो काम करना चाहता है, ही हैज द एबिलिटी टू वर्क, उसी को हम लेबर फोर्स में इंक्लूड करेंगे। काम मिल गया तो एम्प्लॉयड लेबर फोर्स हो जाएगा, काम नहीं मिला तो अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स हो जाएगा, लेकिन लेबर फोर्स तो होगा ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल पॉपुलेशन लेट से 100 है, इस टोटल पॉपुलेशन में लेट से सिर्फ 50 लोग ऐसे हैं, 50 लोग ही ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि हमारा लेबर फोर्स कितना है? सिर्फ 50 है। इस 50 में कुछ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, कुछ अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इस डेटा से निकालें तो क्या होगा? 50 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 कितना आया? 50% जो है हमारा वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है।
लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपको समझ में आ गया। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर आपने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो निकाला इसमें मेल भी थे, फीमेल भी थी, सब कुछ इंक्लूड था, है ना। और अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ मेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकालिए तो क्या करेंगे आप? भाई टोटल मेल की पॉपुलेशन आ जाएगी, ऊपर जो होगा टोटल लेबर फोर्स मेल आ जाएगा, इनटू 100 हो जाएगा, ये क्या निकल के आ जाएगा? टोटल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ मेल। अरे यही तो निकाला मैंने, ये देखिए टोटल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर मेल का निकालें तो मेल कितनी पॉपुलेशन मेल की है, उस पूरी पॉपुलेशन में कितना मेल का लेबर फोर्स है, अगर वो निकाल लें इनटू 100 कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ मेल। यही चीज अगर फीमेल का निकालें तो टोटल फीमेल की कितनी पॉपुलेशन है, उस टोटल फीमेल की पॉपुलेशन में कितनी फीमेल ऐसी हैं जो लेबर फोर्स में है, वो क्या निकल के आ जाएगा? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ फीमेल। तो अगर 2018 का डेटा देखें हम तो 80 जो है वो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ मेल एंड 26% मान लीजिए, अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट आ जाएगा, तो 26% क्या है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ फीमेल। ठीक है, ठीक है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट समझ गए। तो पहला इंडिकेटर यही है कि लेबर फोर्स में कितने लोग हैं, लेबर फोर्स में कितने लोग हैं, तो वहां पर ही तो आप देखोगे कितने एम्प्लॉयड हैं कितने अनएम्प्लॉयड हैं। तो पहला इंडिकेटर ये बताने वाला कि लेबर फोर्स कितना है वो कौन बता रहा है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बता रहा है ये चीज। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब और बातें समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 100 जो है वो पूरी टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन 100 है, इसमें सिर्फ 50 लोग ऐसे हैं जो लेबर फोर्स में हैं, जो लेबर फोर्स में हैं वो सिर्फ 50 लोग हैं। और इस 50 लोग में लेट से मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि लेट से जो 26% जो 26 लोग हैं वो जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं और बाकी जो 24 लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। समझना इस चीज को भाई, बहुत क्रिटिकल चीज समझने वाले हैं आप इस समय। 100 लोग में 50 लोग लेबर फोर्स में, दैट मीन्स कि दीज 50 पीपल आर लुकिंग फॉर वर्क, दे आर विलिंग टू वर्क, दे आर सर्चिंग फॉर वर्क एंड दे ऑल्सो हैव द कैपेसिटी टू वर्क। यही 50 लोग हैं। इन 50 लोगों में कुछ लोगों को जॉब मिल गया, दैट मीन्स कि ये 26 क्या है? एम्प्लॉयड लेबर फोर्स है। और ये 24 क्या है? दे उनको जॉब नहीं मिली है ड्यू टू लैक ऑफ जॉब क्रिएशन, दैट मीन्स कि 24 क्या है? अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स है। इतनी बात आप समझ गए। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि टोटल पॉपुलेशन का वो कितना हिस्सा है जो एम्प्लॉयड है, तो कैसे निकालोगे? टोटल पॉपुलेशन कितनी है भाई? 100 है, उसमें कितने लोग एम्प्लॉयड हैं? 26 लोग केवल एम्प्लॉयड है इनटू 100। ये कितना निकल के आएगा? 26% निकल के आएगा। इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा मैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स कौन हैं? जो एम्प्लॉयड लेबर फोर्स है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है कि पूरी पॉपुलेशन में कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो एम्प्लॉयड हैं। तो ये निकल के आएगा 26%। अगर यही चीज मैं आपसे पूछ लूं कि कितना प्रोपोर्शन जो है वो अनएम्प्लॉयड है, तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट जो है वो अनएम्प्लॉयड रह गया, तो क्या निकालोगे? 24 लोग अनएम्प्लॉयड हैं। टोटल पॉपुलेशन 100 की थी इनटू 100, यानी 24% लोग जो हैं वो क्या हैं? प्रोपोर्शन अनएम्प्लॉयड हैं, प्रोपोर्शन अनएम्प्लॉयड। ये दो चीज आप समझ गए, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनएम्प्लॉयड। ये बात आप समझ गए। तो यहां पर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड हम कैसे देख रहे हैं कि टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग एम्प्लॉय हैं और कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ये बात आप समझ गए। मैं आपसे अगर पूछूं कि एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, तो इसको बारीकी से समझिएगा। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? तो एम्प्लॉयमेंट रेट होगा कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड लेबर फोर्स डिवाइड बाय लेबर फोर्स। कितना लेबर फोर्स में लोग हैं एक्चुअल में, लेबर फोर्स में कितने लोग हैं इनटू 100। ये होगा एम्प्लॉयमेंट रेट। एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है भैया? एम्प्लॉयमेंट रेट और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो डिफरेंट कैसे है भाई? यहां पर नीचे टोटल पॉपुलेशन थी, यहां पर सिर्फ लेबर फोर्स है। यानी जो लोग सर्च कर रहे हैं वर्क के लिए, जो लोग ढूंढ रहे हैं काम, उनमें से कितने लोगों को काम मिल गया है वो बताएगा कि कितना एम्प्लॉयमेंट रेट है। जो काम ढूंढ ही नहीं रहा है उसमें हम टोटल पॉपुलेशन में उनको इंक्लूड करके हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकाल रहे थे, पर उससे एम्प्लॉयमेंट रेट नहीं निकलेगा। क्योंकि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में जब टोटल पॉपुलेशन हम काउंट कर रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन में तो बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, वो तो काम करना नहीं चाहते हैं, वो तो काम सर्च ही नहीं कर रहे हैं। और जो भी वर्किंग एज पॉपुलेशन में कुछ लोग तो ऐसे हैं, स्टूडेंट जो है 19, 20 साल, 21 साल की एज में वो पढ़ाई कर रहा है, वो सर्च ही नहीं कर रहा है जॉब के लिए। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन में भी कई लोग ऐसे हैं जो सर्च नहीं कर रहे हैं वर्क के लिए।
तो अगर वो सर्च ही नहीं कर रहे हैं वर्क के लिए तो वो लेबर फोर्स में आते ही नहीं है। तो अगर लेबर फोर्स में आते ही नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट रेट वहां से क्यों निकालें जहां से लोग सर्च ही नहीं कर रहे हैं। तो हम देखना चाह रहे हैं कि जो लोग वाकई में सर्च कर रहे हैं उनमें से कितने लोगों को मिल गया काम। तो जितने लोग सर्च कर रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, लेबर फोर्स। उनमें से कितनों को काम मिल गया, वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट लेबर फोर्स, एम्प्लॉयड लेबर फोर्स। तो इससे निकल के आएगा आपका एम्प्लॉयमेंट रेट। तो यहां से कैसे निकालेंगे एम्प्लॉयमेंट रेट, भाई कितना लेबर फोर्स जो था वो एम्प्लॉयड था, 26 लोग एम्प्लॉयड थे, लेकिन कितने लोग ढूंढ रहे थे, 50 लोग ढूंढ रहे थे, इनटू 100 करिए, कितना निकल के आएगा, ये आएगा 52%। ठीक है भाई, 52% आया, 52% आया, यानी 52% क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट है। इतने लोग जो हैं लेबर फोर्स का 52% लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं, यानी जो लोग ढूंढ रहे हैं उनमें से 52% लोगों को काम मिल गया है। समझ गए इस बात को, समझ गए। अगर मैं यहीं से अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालना चाहूं तो क्या निकाल सकता हूं भाई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा कि कितने लोग जो हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना होगा कि कितने लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, डिवाइड बाय लेबर फोर्स इनटू 100। तो 24 लोग अनएम्प्लॉयड हैं, लेबर फोर्स कितने का है, 50 का है, इनटू 100 कर दो, कितना आएगा 48%। यानी 48% क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है 52%। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि टोटल लेबर फोर्स, जो लोग काम ढूंढ रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, जिनकी कैपेसिटी है काम करने के लिए, उनमें से 52% लोगों को काम मिल गया है। एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, 52% है, और बाकी 48% को काम नहीं मिला है। दैट मीन्स कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, 48% है। समझे बात को। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और एम्प्लॉयमेंट रेट में अंतर है। किस बात का अंतर है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे, इसको बारीकी से आप समझ गए होंगे। जो लोग काम ढूंढ ही नहीं रहे हैं उनको इंक्लूड क्यों करना है एम्प्लॉयमेंट रेट में। तो एम्प्लॉयमेंट रेट निकाल रहे हैं कि जितने लोग ढूंढ रहे हैं उनमें से कितने लोगों को काम मिल गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये है कि जितने लोग काम ढूंढ रहे हैं उनमें से कितने लोग को काम नहीं मिला है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर यही लिखे हैं। तो आप देखिए इस चीज को, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट समझ गए आप, ये समझ गए आप। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है कि एम्प्लॉयड पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ठीक है, ये क्या हो गया, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, यानी टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग वर्कर हैं, यानी कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, टोटल लेबर फोर्स में कितने लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं। और टोटल लेबर फोर्स में क्या होता है भाई, लेबर फोर्स में कौन कौन से होते हैं लोग, लेबर फोर्स में देखो एम्प्लॉयड, और लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड भी होंगे अनएम्प्लॉयड भी होंगे, इनटू 100। यही तो लिखा है, यही लिखा है ना, यही लिखा है। ठीक है, और अगर आपसे मैं पूछूं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, तो अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल लेबर फोर्स, यही तो बताया आपको। यहां पर देखिए प्रोपोर्शन अनएम्प्लॉयड, कितने पॉपुलेशन में कितने लोग अनएम्प्लॉयड रह गए, उसको हम क्या बोल रहे थे, प्रोपोर्शन अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन में कितने अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है, ऐसे निकल के आ जाएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन डिवाइड बाय लेबर फोर्स इनटू 100, यानी अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय लेबर फोर्स, यही तो था, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स इनटू 100। ये क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। समझ गए, समझे या नहीं समझे। ठीक है, इतना देख लो, एक बार देख लो कैसे हमने मेजर किया है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को। तो मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा समझते हैं कि इसका सर्वे कौन करता है। सर्वे करता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब NSSO एग्जिस्ट नहीं करता है, आपको मैंने बताया था कि CSO को NSSO के साथ मर्ज करके हमने बना दिया है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन के अंदर काम करता है। ये ऑफिस यहाँ पर है। सर्वे कौन करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सर्वे करने का मतलब ये होता है, सर्वे करने का मतलब ये होता है कि आप जाएंगे घर घर लोगों के पास जाएंगे और घर घर लोगों के पास जाके आप ये पूछेंगे उनसे कि भैया आपको कितने दिनों का काम मिला है। तो वो किस तरह से पूछे जाते हैं, उसके 3 मेथड हैं। वो 3 मेथड से हम जाकर पूछेंगे कि 3 मेथड में जाकर वो पूछेंगे, उनके पास 3 कागज होंगे, जो ऑफिसर जाएंगे NSSO के, उनके पास 3 कागज होंगे, उसके हिसाब से वो डिफरेंट सवाल पूछेंगे सामने वाले व्यक्ति से, और उस व्यक्ति के जवाब पर डिपेंड करता है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है।
ये चीज हम समझने की कोशिश करते हैं। ये 3 मेथड है, कोई ज्यादा डीप में समझाता नहीं है, पर मैं यहाँ पर इस चीज को लीव नहीं करना चाहूंगा क्योंकि डेटा अगर एनालाइज करना है तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो NSSO कंडक्ट्स सैंपल सर्वे टू लुक इनटू द एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और ये 3 मेथड्स को यूज करता है और इन 3 मेथड के नाम हैं, लिखते जाइए, यूजुअल स्टेटस, करंट वीकली स्टेटस एंड करंट डेली स्टेटस। ये तीनों स्टेटस समझेंगे और यूजुअल स्टेटस में हम समझेंगे प्रिंसिपल स्टेटस क्या है और उसके साथ समझेंगे हम सब्सिडरी स्टेटस क्या है, और NSSO का 2011-12 का डेटा भी यूज करते हुए हम इन चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप बना लीजिए NSSO का। और अब NSSO जो था पहले 5 साल में एक बार जो होता था, ये सर्वे किया जाता था 5 ईयर्स में एक बार। अब वो चीज NSO करता है और वो एक निकालता है, एनुअल निकालता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो अब जो है 5 साल वाला कॉन्सेप्ट नहीं बचा है, अब जो आ गया है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आ गया है जो एनुअल किया जाता है। 2017 में हमने पहली बार पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे किया था, उसका रिजल्ट आया था 2019 में। 2018 में दूसरी बार किया था, उसका रिजल्ट आया था 2020 में, जिसके डेटा के बारे में अभी हम बात करेंगे इन 3 मेथड को सीखने के बाद। ठीक है, तो किसी बात की जल्दीबाजी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, ये मेरा यहाँ पर मेन मुद्दा है। भागने से कोई फायदा नहीं है भाई, मेरे पास कोई मेरे ऊपर कोई ऐसा मालिक तो बैठा नहीं है जो मुझे बताएगा कि कितने दिनों में कंप्लीट करना है। मैं आपको पूरा ढंग से समझाकर पूरा कंप्लीट करना चाहता हूँ ये कोर्स, ताकि एक बार आपका कंप्लीट हो जाए, बेस स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद जब मैं करंट अफेयर्स आपको पढ़ाऊँ तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि भाई देखो यूजुअल स्टेटस में जो प्रिंसिपल स्टेटस है उसके हिसाब से इतना % जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो फिर आप ये मत वहां पर पूछना कि भाई यूजुअल स्टेटस में ये सर प्रिंसिपल स्टेटस क्या है, मैं वहां पर बिल्कुल नहीं बताऊंगा और वहां पर सेशन में एंड कर दूंगा। तो वो चीज ना हो, इसलिए यहां पर मैं उस चीज को मिटिगेट कर रहा हूं बेसिकली। चलिए भाई, तो यूजुअल स्टेटस की बात करते हैं। सबसे पहले यूजुअल स्टेटस में अभी आप इस चीज को मत देखिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए रेफरेंस पीरियड, रेफरेंस पीरियड क्या लिखा है, 1 साल। रेफरेंस पीरियड का मतलब ये होता है कि जो ऑफिसर जाएगा, जो सवाल पूछेगा, वो सवाल क्या पूछेगा, तो यूजुअल स्टेटस में वो सवाल पूछेगा। तो पहला उसने कागज निकाला, उस कागज का नाम था यूजुअल स्टेटस। अब उसके अंतर्गत वो सर्वे कर रहा है तो लोगों से सवाल पूछ रहा है। सवाल पूछेगा कि रेफरेंस पीरियड क्या है, 1 साल का। तो सवाल ऐसे पूछेगा वो कि भाई आप ये बताइए कि 1 साल में आप कितने दिनों तक आपको काम मिला है, 1 साल में आपको कितने दिनों तक आप काम चाहते थे, पहले ये बताओ। उस काम चाहने में भी आपको कितने दिनों का काम वाकई में मिला। अरे भाई, हो सकता है ना पूरा साल भर आदमी काम ना करना चाहता हो, तो पूरा साल भर लेबर फोर्स में नहीं आएगा। अगर वो सिर्फ 200 दिन काम करना चाह रहा है 365 दिन में, तो वो सिर्फ 200 दिन तक लेबर फोर्स का पार्ट है, बाकी दिनों तक पार्ट ही नहीं है, क्योंकि वो काम ही नहीं करना चाहता है। अभी ये बात आपको समझाई मैंने। तो अगर वो 200 दिन काम करना चाह रहा है तो वो 200 दिन की लेबर फोर्स है। तो सबसे पहला सवाल क्या पूछेगा, सबसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि भाई आप ये बताओ कि 1 साल में आप कितने दिनों तक काम करना चाहते हो। उसके बाद दूसरा सवाल ये पूछेगा कि जितना काम करना चाहते हो उसमें से आपको कितने दिनों का काम मिला, और फिर उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आप एम्प्लॉयड हो कि आप अनएम्प्लॉयड हो। अब यहां पर डिसाइड करने के लिए 2 चीज आएंगी, वो होगा प्रिंसिपल स्टेटस एंड सब्सिडियरी स्टेटस। ये दोनों स्टेटस ढंग से सीख लो, क्योंकि कोई एक्सप्लेन नहीं करता है, ढंग से सीख लो। और मैं इतनी इजीली आपको समझा दूंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है। समझने की कोशिश कीजिएगा भाई, समझिए इस चीज को। तो वो ऑफिसर गया और आपसे उसने यूजुअल स्टेटस का पहला पन्ना उठाया, A4 शीट उठाई जिसमें लिखा था यूजुअल स्टेटस का। उसने पहला सवाल आपसे ये पूछा कि आप बताइए कितने दिनों के लिए काम ढूंढ रहे हैं। तो मैं यहां पर अब शुरुआत कर रहा हूं, प्रिंसिपल स्टेटस से शुरुआत करने जा रहा हूं, ठीक है, PS से शुरुआत कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो रेफरेंस पीरियड क्या है, 1 साल का है। तो रेफरेंस पीरियड तो हर जगह 1 साल का रहेगा, जब तक मैं अभी बात कर रहा हूं। यहां पर सवाल ये पूछा गया कि 1 साल में आप कितने दिनों तक काम करना चाहते हो। तो 2 कैटेगरी हो सकती है भाई। कैटेगरी क्या हो सकती है, 2 कैटेगरी, कि कोई कह देगा कि मैं लेट्स से 182 डेज से ज्यादा काम करना चाहता हूं, यानी 182 डेज से ज्यादा वो लेबर फोर्स का पार्ट रहेगा। काम करने का मतलब समझ रहे हैं ना यहाँ पर। और दूसरा व्यक्ति बोल सकता है कि नहीं, मैं 182 डेज से कम काम करना चाहता हूं। तो मैंने एक लाइन बना ली वो 182 डेज की, उससे ज्यादा कोई काम करना चाह रहा था और उससे कोई कम दिनों तक काम करना चाह रहा था। यानी लेबर फोर्स का पार्ट कोई 182 डेज से ज्यादा लेबर फोर्स का पार्ट था, कोई 182 डेज से नीचे लेबर फोर्स का पार्ट था। यहां तक आप बात समझ गए कि लेबर फोर्स का पार्ट कितना है, कितने दिनों तक लोग काम करना चाहते हैं, उसी हिसाब से हम देखेंगे कि कितने दिनों तक वो लेबर फोर्स का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, तो कोई बोला कि 182 डेज से ज्यादा काम करना चाहता है, कोई बोला 182 डेज से नीचे काम करना चाह रहा है, ठीक है। अब जो 182 डेज से ज्यादा काम करना चाह रहे हैं उनको हम कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल स्टेटस में।
तो सिर्फ उनको, वो लेबर फोर्स जो 182 डेज से ज्यादा काम करना चाह रहा है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल स्टेटस में। तो भैया हमने जो वो A4 शीट थी यूजुअल स्टेटस की, उसको हमने दो में डिवाइड कर लिया है। एक का नाम है प्रिंसिपल स्टेटस और दूसरे का नाम है सब्सिडरी स्टेटस। तो प्रिंसिपल स्टेटस में अब हम बात करें, प्रिंसिपल स्टेटस में कौन लोग आएंगे? वो लेबर फोर्स आएगा जो 182 डेज से ज्यादा का काम करना चाहता है, यानी ही इज विलिंग टू वर्क, ही इज सर्चिंग फॉर वर्क, ही इज ऑल्सो एबल टू वर्क फॉर मोर देन 182 डेज ऑफ 365 डेज। तो 365 दिन में 182 दिनों से ज्यादा का काम वो करना चाहता है, तो उनको हम बोलेंगे प्रिंसिपल स्टेटस में वो लेबर फोर्स का पार्ट है। अब अगर वो लेबर फोर्स का पार्ट हैं तो 182 डेज, अब यहां पर बात समझिएगा बहुत ध्यान से। 182 डेज मान लीजिए मैंने किसी एक गोलू नाम के व्यक्ति से पूछा, गोलू से पूछा कि सुनो गोलू, तुम कितने दिनों तक काम करना चाहते हो पूरे साल में? तो उसने बोला कि सर मैं 200 दिनों तक काम करना चाहता हूं, आई एम लुकिंग फॉर वर्क फॉर 200 डेज इन अ ईयर। तो मैं एक साल में 200 दिनों तक काम ढूंढता हूं। और मैंने उससे दूसरा सवाल ये पूछा कि अच्छा गोलू ये बताओ कि 200 दिनों में तुम्हें कितने दिनों तक काम मिल जाता है? तो गोलू ने ये बोला कि यार मुझे सर एक बात बताऊं कि मुझे 200 दिनों में 120 दिनों में काम मिल जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को देखूं कि अगर गोलू को 120 दिनों का काम मिल जाता है तो मैं कहूंगा गोलू को कि एम्प्लॉयड है। ये किस बेसिस पे मैंने कहा? अगर किसी को जितने दिनों का वो काम करना चाहता है, लेट से वो 200 दिनों तक काम करना चाहता है, उसका आधा कितना होगा? 100 डेज। अगर उसको 100 डेज से ज्यादा का काम मिल गया तो उसको मैं बोलूंगा एम्प्लॉयड है। अगर 100 डेज से कम का काम मिला तब मैं उसको बोलूंगा कि वो अनएम्प्लॉयड है। अंडर प्रिंसिपल स्टेटस क्या बोलूंगा मैं उसको? अनएम्प्लॉयड। तो जितना दिनों तक, देखो पहली बात तो लेबर फोर्स का पार्ट बना, 182 दिनों से ज्यादा तक का काम करना चाहता है यानी लेबर फोर्स का पार्ट है। अगर वो लेबर फोर्स का पार्ट है तो दूसरा सवाल मैंने उससे ये पूछा कि तुम कितने दिनों तक काम ढूंढ रहे थे? तो उसने बोला कि अरे मैं 200 दिनों तक काम ढूंढ रहा था। तो मैंने कहा वेरी गुड, तुम लेबर फोर्स का पार्ट हो अंडर प्रिंसिपल स्टेटस। दूसरा सवाल मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कितने दिनों का काम मिला? अगर उसने ये बात बोल दी कि मुझे 50% से ज्यादा का काम मिल गया, जितना मैं चाहता था उससे 50% से ज्यादा काम मिल गया मुझे, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि ऑल द बेस्ट, तुम एम्प्लॉयड हो। और मैं अगर उसने काम नहीं मिला उसको तो मैं कहूंगा कि तुम 100 डेज से अगर नीचे का काम मिला तो मैं उसको बोलूंगा कि तुम अनएम्प्लॉयड हो। समझ गए इस चीज को? समझ गए। अच्छा, तो यहां पर हो सकता है, अब मैं यहां पर अगर देखूं तो ठीक है, ये चीज आप समझ गए। दूसरा मैं देखता हूं सब्सिडरी स्टेटस में। तो सब्सिडरी स्टेटस में कौन होंगे लोग? पहले तो वो लोग होंगे जो 182 दिनों से नीचे का काम करना चाहते हैं। 182 दिन का मतलब क्या भाई? 6 महीने के लगभग की बात हो रही ना। एक साल में अगर 12 महीने होते तो लगभग 6 महीने की बात हो रही है। तो जो 6 महीने से ज्यादा काम ढूंढ रहे हैं वो हो गए प्रिंसिपल स्टेटस में वर्कफोर्स, ठीक है, लेबर फोर्स। और जो 182 दिनों से कम का काम ढूंढ रहे हैं वो हो गए सब्सिडरी स्टेटस में लेबर फोर्स। तो सब्सिडरी स्टेटस में कौन कौन लोग आएंगे? तो पहले तो ये लोग आएंगे जो 182 दिन से नीचे का काम ढूंढ रहे थे, और दूसरे वो लोग आएंगे जो प्रिंसिपल स्टेटस के अंतर्गत अनएम्प्लॉयड थे, जो प्रिंसिपल स्टेटस के अंदर अनएम्प्लॉयड थे। तो इनको भी ले लेंगे यहीं पर, और इन लोगों से एक सवाल पूछेंगे कि क्या आपको, अब देखो 182 दिन से नीचे का काम जो ढूंढ रहा है, यानी लेट से कोई 180 दिनों तक काम करना चाहता है, तो 180 दिनों तक काम करना चाहता है, और जो कोई 182 दिन से ज्यादा काम करना चाह रहा था लेकिन वहां पर वो अनएम्प्लॉयड हो गया, तो उसको भी हमने यहीं पर जोड़ लिया। और उससे, उन दोनों आदमियों से हमने एक सवाल पूछा, उनसे ये सवाल पूछा कि क्या आपको पूरे साल में क्या 30 दिनों तक काम मिला है? 30 डेज। तो यहां पर 50-50% का कोई नाता नहीं है, यहां पर सिर्फ फिगर है। क्या फिगर है? 30 डेज का। तो अगर मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको 30 दिनों से ज्यादा का काम मिला है, जिनको अगर उसने कह दिया कि हमको ज्यादा काम मिला, तो उनको मैं बोल दूंगा कि एम्प्लॉयड हो तुम, तुम्हें रोजगार मिला है। और जिन्हों को 30 दिन से कम का काम मिला है तो मैंने उनको बोल दिया कि तुम अनएम्प्लॉयड हो। इसको भैया एक फिगर से समझते हैं, वरना तुम्हारी बुद्धि खराब ना हो जाए। समझने की कोशिश करते हैं, अगर समझ में आ गया तो वेरी गुड, दोबारा समझने की कोशिश करो। लेट्स से हमारा लेबर फोर्स जो है वो 100 का है, टोटल पॉपुलेशन हटा दिया, अब हम लेबर फोर्स की बात कर रहे हैं। लेबर फोर्स जो है हमारा वो 100 है। इस लेबर फोर्स में इन सबसे मैंने पूछा, 100 लोगों से पूछा कि कितने लोग ऐसे हैं जो 182 दिन से ज्यादा का काम करना चाहते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो 182 दिन से ज्यादा काम ढूंढ रहे हैं। तो उनमें से लेट से 60 लोग ने ऐसा बोला कि हम जो हैं 182 डेज से ज्यादा का काम सर्च करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। उनसे मैंने अगला सवाल ये पूछा
कि जिन्होंने बोला कि 182 डेज से ज्यादा का काम सर्च कर रहे हैं, उनसे मैंने पूछा कि कितने दिन का काम सर्च कर रहे हो। उनसे अगला सवाल ये पूछा कितने दिनों तक आप सर्च कर रहे हो। किसी ने बोला 200 दिनों तक, किसी ने बोला 300 दिनों तक। उनसे फिर मैंने अगला सवाल ये पूछा कि अगर आप 200 दिनों तक काम करना चाहते हो तो कितने दिनों तक काम मिला आपको। तो जिसने बोल दिया कि हाफ 50% से ज्यादा काम मिल गया उनको, तो मैंने उनको बोल दिया एम्प्लॉयड हैं। और जिसने बोल दिया कि 50% से कम मिला, तो मैंने उनको बोल दिया अनएम्प्लॉयड हैं। तो अगर मैं यहां से पूछूं, तो अगर मैं यहां से आपको बोलूं कि यहां पर 40 लोग जो है मुझे एम्प्लॉयड मिल गए और जो 20 लोग थे वो अनएम्प्लॉयड मिल गए, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने दूसरा चीज लोगों से कहा कि 60 वाले ऐसे थे जो 182 डेज से ज्यादा काम करना चाहते हैं, तो 40 कौन बचे जो 182 डेज से नीचे काम करना चाह रहे थे। ठीक है, वो भी लेबर फोर्स का पार्ट है, पर 182 डेज से नीचे काम करना चाह रहे थे। यानी हो सकता है कि वो 180 दिनों के लिए काम ढूंढ रहे हैं, हो सकता है वो 4 महीनों के लिए ही काम ढूंढ रहे हैं, 2 महीने के लिए काम ढूंढ रहे हैं, हो सकता है ना। ठीक है, वो 40 लोग ये हैं, ये 40 लोग और ये 20 लोग, इनको भी मैंने यहां मिला लिया, इनको भी यहां पर मिला लिया, ये 40 लोग और ये 20 लोग। तो ये जो यहां पर अनएम्प्लॉयड थे उनको भी मैं यहां पर ले आया। अब इन दोनों लोगों से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, वो सवाल ये पूछ रहा हूं मैं कि क्या आप 30 दिनों से ज्यादा के लिए काम मिला आपको या काम नहीं मिला। तो जिन्होंने मुझसे ये कह दिया कि हाँ भैया मुझे 31 दिन का काम मिला, किसी ने बोल दिया मुझे 60 दिनों का काम मिला, तो जिनको भी 30 दिनों से ज्यादा का काम मिला उन सबको मैंने बोल दिया यहां पर कि वो सब एम्प्लॉयड हैं। और जिनको नहीं मिला उनको मैंने बोल दिया, 30 दिनों से जिनको कम काम मिला उनको मैंने बोल दिया कि आप अनएम्प्लॉयड हो। तो हो सकता है ये 60 लोगों में 40 लोग एम्प्लॉयड हों और 20 लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड। समझ गए। तो ये है प्रिंसिपल स्टेटस और ये है सब्सिडरी स्टेटस। आई बात समझ, आई या नहीं आई? आ गई होगी आई होप। तो यहां पर देखिए यूजुअल स्टेटस में इसको पढ़िए आप। प्रिंसिपल स्टेटस वर्क फोर्स कौन होगा, लेबर फोर्स का होगा। 182 डेज से जो काम करना चाहता होगा उसको मैंने लेबर फोर्स बोला। अगर उनको 50% से ज्यादा का काम मिल गया तो क्या है, एम्प्लॉयड हैं। अगर नहीं मिला तो क्या है, अनएम्प्लॉयड हैं। मतलब एग्जांपल क्या है कि 200 दिन तक काम ढूंढ रहा था, 100 दिनों से ज्यादा का काम मिल गया तो क्या है, एम्प्लॉयड है। अगर 100 दिनों से कम का काम मिला तो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, ऊपर से दूसरा क्या है, सब्सिडरी स्टेटस। जो 182 डेज से नीचे का काम ढूंढ रहे हैं वो लेबर फोर्स में क्या आएंगे, बिल्कुल यहां पर जो 182 डेज से नीचे का काम ढूंढ रहे थे वो लेबर फोर्स यहां पर पार्ट बन गए। और जो यहां पर अनएम्प्लॉयड लोग थे उनको भी यहां पर इंक्लूड कर लिया और उनसे, उन दोनों से यही सवाल पूछा कि क्या आपको 30 दिनों से ज्यादा का काम मिला। जिसने कह दिया हाँ मिला, उनको मैंने बोल दिया कि आप एम्प्लॉयड हैं, कांग्रेचुलेशन। और जिनको नहीं मिला उनको बोल दिया कि आई एम सॉरी, आप अनएम्प्लॉयड हो। तो NSSO का डेटा अगर आप देखें तो यूजुअल स्टेटस में जो प्रिंसिपल स्टेटस है उसमें 2.7% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। ये अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है, अनएम्प्लॉयड हैं लोग। तो 2.7% लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड है। और यहां पर सब्सिडरी स्टेटस देखा तो 2.2% जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। और जाहिर सी बात है सब्सिडरी स्टेटस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम आएगा। क्यों? क्योंकि सब्सिडरी स्टेटस में आप सवाल क्या पूछ रहे हो कि सिर्फ 30 दिनों तक काम मिला या नहीं मिला। तो 30 दिनों तक अगर काम मिलेगा ये सवाल पूछोगे तो ये जाहिर सी बात है यहां पर अनएम्प्लॉयड जो लोग होंगे वो कम होंगे, तो यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होगा वो कम होगा। तो प्रिंसिपल स्टेटस हो गया और सब्सिडरी स्टेटस हो गया। ये दोनों समझ गए आप, समझ गए यूजुअल स्टेटस में, बहुत बढ़िया। तो यूजुअल स्टेटस में रेफरेंस पीरियड होगा 1 साल का और मैंने यहां पर जनरल सब्सिडरी स्टेटस के लिए लिख दिया है कि 30 दिनों तक अगर एम्प्लॉयमेंट है तो क्या है, वो जो है वो एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो अगर यहां पर, लेकिन आप ये याद रखिएगा, इसको हटा ही दीजिए, आप कंफ्यूज ना हो तो इसको हटा दीजिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये याद रखिए कि यूजुअल स्टेटस में प्रिंसिपल स्टेटस होता है और सब्सिडरी स्टेटस होता है। ठीक है, तो आप यूजुअल स्टेटस सीख गए जिसका रेफरेंस पीरियड था 1 साल में। तो 1 साल में उस व्यक्ति को बुलाकर पूछ रहा था कि ये बताओ पहले तुम काम कितने दिनों के लिए ढूंढ रहे हो, उसमें फिर प्रिंसिपल स्टेटस और सब्सिडरी स्टेटस आ जाता है। फिर मैं उनसे पूछ रहा था कि अगर ढूंढ रहे हो, प्रिंसिपल स्टेटस में हो, तो क्या तुम्हें जितना दिन का काम तुम ढूंढ रहे हो उससे आधे से ज्यादा काम मिल गया। अगर मिल गया तो कांग्रेचुलेशन, नहीं मिला तो सॉरी। समझ गए। और वही चीज हमने सब्सिडरी स्टेटस के साथ की। अब दूसरा मेथड है करंट वीकली स्टेटस। अब यहां पर रेफरेंस पीरियड है वीक, तो जो भी ऑफिसर अब जाएगा पूछने, वो ये पूछेगा कि 1 सप्ताह में क्या चीज हो रही है। समझ रहे हो इस चीज को? तो यहां पर 1 साल की बात नहीं करेंगे हमेशा, हम यहां पर 1 वीक की बात करेंगे। ठीक है, और सवाल क्या पूछेंगे कि क्या आपको 1 वीक में, किसी एक दिन में क्या 1 घंटे से ज्यादा का आपको काम मिला है। अगर किसी ने बोल दिया कि हाँ किसी भी पूरे एक वीक में 1 दिन में 1 घंटे से ज्यादा का काम मिला है, तो उसको हम बोल देंगे कांग्रेचुलेशन, यू आर एम्प्लॉयड।
अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं नहीं भैया हमको किसी भी एक दिन में 1 घंटे से ज़्यादा का काम मिला ही नहीं है, तो हम उसको क्या बोल देंगे कि आप अनएम्प्लॉयड हो। तो ऐसा नहीं होगा। देखो अब देखो दिमाग में डाउट ये उठता है, मैं जानता हूं क्या डाउट उठता है। डाउट ये उठता है कि क्या सर ऐसा काउंट कर सकते हैं कि मंडे को आधे घंटे का काम मिल गया, ट्यूसडे को आधा घंटे का काम मिल गया, थर्सडे को आधा घंटे का काम मिल गया, तो क्या ये सब जोड़ने के बाद 1 घंटे के ऊपर होना चाहिए? नहीं 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 नहीं, वो चीज नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मंडे को अगर एक दिन में लेट से मंडे को आपको 1 घंटे से ज्यादा का काम मिल गया, 2 घंटे का काम मिल गया, तो बाकी दिन आपको काम मिले ना मिले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको एम्प्लॉयड कहा जाएगा। लेकिन आपको किसी एक दिन मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किसी भी एक दिन में आपको सब दिन आधे घंटे का काम मिल गया, तो भी आपको हम क्या बोलेंगे कि आप अनएम्प्लॉयड हो, क्योंकि किसी भी एक सप्ताह में किसी भी एक दिन में आपको 1 घंटे से ज्यादा का काम नहीं मिला है। ये बारीक लाइन समझिए। तो करंट वीकली स्टेटस क्या पूछेगा वो ऑफिसर? ये पूछेगा कि अच्छा ये बताइए कि पूरे सप्ताह में आपको क्या किसी एक दिन में 1 घंटे से ज्यादा का काम मिला है? अगर हाँ बोल दिया, सोच सोच के बोला कि हाँ ट्यूसडे को 1 घंटे, हमें ट्यूसडे को 2 घंटे का काम मिला था, तो बस कांग्रेचुलेशन, बात खत्म, आप एम्प्लॉयड हो। अगर उसने बोल दिया कि नहीं सर सप्ताह में कभी हमको 45 मिनट का काम मिला, कभी 30 मिनट का काम मिला, किसी भी एक दिन में हमको 1 घंटे से ज्यादा काम नहीं मिला, तो कहेंगे कि सॉरी आप जो हैं अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो यहां पर नेशनल स्टैटिस्टिकल NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का 2011-12 का डेटा ये कहता है कि जो हमारा करंट वीकली स्टेटस है उसका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 3.7%। 3.7% जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से, इस मेथड के हिसाब से। ठीक है, एंड तीसरा है करंट डेली स्टेटस। इसमें भी रेफरेंस पीरियड 7 डेज का है। यहां पर हम वीक नहीं बोल रहे हैं, यहां पर हम 7 डेज बोल रहे हैं, और 7 डेज बोलने का कारण है, समझिएगा इस चीज को, समझिएगा। तो करंट डेली स्टेटस में ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, ये यहां तक कि एम्प्लॉयमेंट की डिग्री भी बताता है और अनएम्प्लॉयमेंट की डिग्री भी बताता है। करंट डेली स्टेटस समझने की कोशिश कीजिएगा यहां पर। तो 7 डेज में हम ये देखेंगे कि जिसको किसी भी एक दिन में अगर 1 घंटे से कम का काम मिला है तो हम उसको बोलेंगे 0%, यानी आपको काम मिला ही नहीं है, ऐसा हम समझेंगे। ठीक है, किसी को अगर किसी एक दिन में 1 घंटे से कम का काम मिला है तो हमको क्या बोलेंगे उसको कि आपका 0% है, यानी हम मान लेंगे कि आपको काम मिला ही नहीं है। ठीक है भाई, किसी को अगर 1 घंटे से 4 घंटे के बीच में काम मिला है, हो सकता है 2 घंटे काम मिला हो सकता है 3 घंटे काम मिला हो, तो उसको हम बोलेंगे कि आपको सिर्फ 0.5% का काम मिला है, यानी आप हाफ डे के लिए एम्प्लॉयड थे, इसको ऐसे समझ लो, 0.5% आपको काम मिला है। अगर आपको किसी एक दिन में 4 घंटे से ज्यादा का काम मिल रहा है तो आपको हम कहेंगे कि कांग्रेचुलेशन, आपको पूरे दिन काम मिला है, 1% डे का काम मिला है। और अब हम क्या करेंगे, इस क्राइटेरिया पे हम क्या करेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और मान लेते हैं कि आप 7 दिनों पर काम करना चाहते हैं, 7% डेज आप काम करना चाहते हैं, 7% डेज आप काम करना चाहते हैं। ठीक है, ये टोटल आप इतने दिन काम करना चाहते हो, 7 दिन काम करना चाहते हो। तो आपको मंडे से पूछा गया आपको कि भैया, वो ऑफिसर गया आपसे पूछा मंडे को कितना दिन का काम मिला तुमको, तो उसने बोला कि हमको आधे घंटे का ही काम मिला, तो लिख लिया आगे 0 कि 0% डेज का आपको काम मिला, बेकार आदमी। ट्यूसडे को पूछा कि भाई बताओ ट्यूसडे को कितने दिन का काम मिला, तो करा अरे खुश होकर बोल रहा कि 2 घंटे का हमको काम मिला, तो उसको लिखा गया कि चलो 0.5% डेज का आपको काम मिला। वेडनेसडे को पूछा गया कि भैया बोला 6 घंटे काम मिला, तो 1 लिख लिया। ऐसे ही आपको लिख लीजिए, ऐसे ही नंबर लिख लीजिए, 3 लिखा तो हाफ लिख लीजिए इसको। फ्राइडे लिख लीजिए कि आपको काम मिला है 7 डेज का, तो 1 लिख लीजिए। सैटरडे मिला है आपको काम, लेट से कि आपको सिर्फ आधे घंटे का काम मिला, तो यहाँ पर 0 लिख लीजिए। और संडे को आप काम ढूंढने गए थे और आपको काम जो है वो ऐसा मानिए मिला ही नहीं, लेट से कि आपको 0 घंटे का काम मिल गया, तो आपका 0%। ठीक है, अब ये नंबर ढूंढने पड़ रहे हैं, सोचने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितने दिनों तक काम मिला, तो हाफ प्लस हाफ प्लस 1 प्लस 1 कितना आएगा भैया, 1 2 3, यानी आपको टोटल 7 डेज में 3% डेज आपको काम मिला, 3% डेज आपको काम मिला, और 4% डेज जो है आपको काम नहीं मिला, यानी 4% डेज जो थे आपको काम नहीं मिला। अब यहां से हम अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकालेंगे, आपको काम कितने दिन नहीं मिला, 4% डेज आपको काम नहीं मिला, तो 4 और कितने दिन आप काम ढूंढ रहे थे, 7 डेज आप काम ढूंढ रहे थे, 7% डेज इंटू 100, इससे आपका निकालेंगे हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इससे हम आपको निकालेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो यही चीज मैंने यहां पर लिखी है। और देखिए करंट डेली स्टेटस जो होता है ऑल्सो गिव्स अ डिग्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी डिग्री का मतलब ये है कि दिन में आप कितने दिनों तक कितने घंटे तक एम्प्लॉयड हैं,
तो एम्प्लॉयमेंट की डिग्री और अनएम्प्लॉयमेंट की डिग्री दोनों बता रहा है ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैंने उल्टा लिख दिया है, जो भी मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन ली थी उसके हिसाब से ये आ रहा था, पर आपको जो भी मैंने अभी बताया है उसके हिसाब से क्या था भाई कि आप 3% डेज के लिए एम्प्लॉयड थे और 4% डेज के लिए अनएम्प्लॉयड थे। तो यहाँ पर करंट डेली स्टेटस निकालेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट मैन डेज कितना है और टोटल आपका कितना दिन काम करना चाहते हैं, टोटल मैन डेज कितना आप काम करना चाहते हैं वो कितना है, और इंटू 100 करेंगे तो आपका पता चल जाएगा करंट डेली स्टेटस कितना है। NSSO का डेटा ये बताता है कि करंट डेली स्टेटस में 5.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। जाहिर सी बात है, इतना कॉम्प्रहेंसिव अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप बता रहे हैं तो ज़्यादा ही आएगा। आप हर एक दिन में डिग्री भी पूछ रहे हो कि कितने घंटे तक तुम एम्प्लॉयड थे, तो करंट डेली स्टेटस इज मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव एम्प्लॉयमेंट का अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने का तरीका। 5.6% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। NSSO का डेटा 2011-12 का ये बात हमको कहता है। ये तीनों मेथड आपको समझ में आए नहीं आए, यूजुअल स्टेटस, करंट वीकली स्टेटस एंड करंट डेली स्टेटस, ये बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा रिप्लाई कर दिया करो यार, हमें भी तसल्ली हो जाती है कि हाँ आपको समझ में आ गया, नहीं तो पता नहीं चलता कि आया कि नहीं आया। अगर ये पता नहीं चला कि समझ में आपको आया है कि नहीं आया तो मैं इंप्रूवमेंट कैसे करूंगा? समझ रहे हैं इस चीज को? तो आप ये चीज बताया करिए। चलिए भाई, हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2021 की, तो हम लेटेस्ट डेटा की भी बात कर लेते हैं। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि पहले हर 5 साल में एक बार सर्वे होता था, है ना। अब ये काम नहीं होता। 2017 से हमने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे करना शुरू किया है, और ये काम करता है कौन? NSO करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। कौन है मिनिस्ट्री? मॉस्पी है मिनिस्ट्री। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, और ये सर्वे जो होता है वो एनुअल होता है, हर साल होता है। और शुरुआत कब से की थी हमने? 2017 से। 2017 में जब सर्वे किया था उसका रिजल्ट आया था 2019 में, और 2018 का जो सर्वे हमने किया था उसका रिजल्ट आया था 2020 में। इन दोनों रिजल्ट्स को हम अभी देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो है 2021 ये बात कहता है कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कौन से स्टेट में है। तो हमने देखा कि अरुणाचल में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, केरल हो गया, मणिपुर हो गया और बिहार हो गया। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन स्टेट्स में है। लोवेस्ट कहां पर है? तो गुजरात, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ऑर्डर में भी पूछ सकता है और वैसे भी पूछ सकता है, स्टेटमेंट वाइज भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई है। और ये इकोनॉमिक सर्वे 2021 का डेटा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट का अगर परसेंटेज आप देखें तो अर्बन यूथ है जो उसमें हाईएस्ट है, हाईएस्ट अमंग अर्बन यूथ। 20% जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अर्बन यूथ में है, एंड इज लोवेस्ट अमंग इलिटरेट्स एट 1.1%। ठीक है। और बात करें ऑफिशियल रिपोर्ट्स की बात करें तो 2019 में जो रिजल्ट आया NSO का, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ उसका जो 2019 का रिपोर्ट आया, 2017 का जो सर्वे था उसमें 2019 में जो रिजल्ट आया तो उसने ये बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 6.1% है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 6.1% है। कैसे? यूएस यूजुअल स्टेटस, प्रिंसिपल स्टेटस प्लस सब्सिडरी स्टेटस, इसके अंतर्गत जो हमने 2017 में किया था उसके अकॉर्डिंग जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 6.1%। और जो 45 सालों में सबसे ज्यादा था तो पूरे न्यूज़पेपर में खलबली मच गई थी भाई। 45 सालों में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 2017 में जब सर्वे किया गया था, जिसका रिजल्ट 2019 में आया था। और 2019 में ये बात हमें पता चली थी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 6.1% हो चुका है, जो कि 45 सालों में सबसे ज्यादा है। और उसके बाद जो 2020 में रिजल्ट आया, किसका रिजल्ट आया? 2018 का जो सर्वे था उसका रिजल्ट आया, उसने ये बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 5.8% है। ठीक है, समझ आ गई बात? कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, अब यहां पर 2 चीजें और समझ लीजिए, उसके बाद ये कथा जो है वो समाप्त करेंगे और फिर अगले लेक्चर से नई चीज स्टार्ट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, यहां पर ये कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी से सीखने की कोशिश हम करते हैं भाई। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, आपको याद है मैंने आपको एक चीज समझाई थी, टैक्स इलास्टिसिटी। क्या थी भाई टैक्स इलास्टिसिटी? कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में? ठीक है, बताइए भाई, आज आप ये बताइए, छोड़ रहा हूं मैं। टैक्स इलास्टिसिटी क्या थी? अब मैं आपको समझा रहा हूं सीधे एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या होता है भाई? एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ये कहता है कि जब जीडीपी में ग्रोथ रेट आती है, जब जीडीपी में ग्रोथ रेट है, लेट्स से जीडीपी जो है वो 7% से ग्रो हो रही है, तो इकोनॉमी में जॉब जो क्रिएट हो रही हैं वो जॉब क्रिएशन का कितना ग्रोथ रेट है? जॉब क्रिएशन का कितना ग्रोथ रेट है? अगर 2% ग्रोथ रेट है, लेट्स से मान लीजिए 2% ग्रोथ रेट है, मैं अभी कर दे रहा हूं, दिखा रहा हूं भाई। तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या बोलता है कि जीडीपी में जब ग्रोथ रेट है तो क्या जब जीडीपी जितनी तेजी से ग्रो हो रही है
क्या उतने ही तेजी से इकोनॉमी में जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? तो क्या इकोनॉमी में जॉब क्रिएशन की ग्रोथ रेट उतनी ही है कि नहीं है? तो अगर जीडीपी ग्रोथ रेट 7% है और जॉब क्रिएशन की ग्रोथ रेट 2% है, तो क्या एम्प्लॉयमेंट इलास्टिक है? बिल्कुल नहीं है। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिक कब होगा? जब होगा जब जीडीपी ग्रोथ रेट जितनी तेजी से हो रही होगी उतनी तेजी से जॉब्स भी क्रिएट हो रहे होंगे इकोनॉमी में। अगर जॉब क्रिएशन का ग्रोथ रेट और जीडीपी ग्रोथ रेट मैच कर रहा है, दैट मींस कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो इलास्टिक है। अदरवाइज एम्प्लॉयमेंट जो है वो इलास्टिक नहीं है। जॉब क्रिएशन की बात कर रहे हैं, आप समझो इस चीज को, यहां पर एनालाइज करो। अगर जीडीपी तेजी से ग्रो हो रही है और जीडीपी तेजी से ग्रो होने के बाद भी जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं, तो अगर जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, अब याद करो अनएम्प्लॉयमेंट क्या था, कनेक्ट करो। द पर्सन ही इज विलिंग टू वर्क, ही इज सर्चिंग फॉर वर्क, ही इज एबल टू वर्क, बट ही इज नॉट गेटिंग वर्क बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जॉब क्रिएशन इन द इकोनॉमी। जॉब ही नहीं इकोनॉमी में, तो अगर जॉब नहीं है तब हमने उसको क्या बोला था, अनएम्प्लॉयड है वो। तो अगर इकोनॉमी में ग्रोथ रेट बढ़ रहा है और जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। आई होप कि आप समझ रहे हैं इस चीज को, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं, ग्रोथ रेट है इकोनॉमी में और जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, दैट मींस कि क्या है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो इलास्टिक नहीं है। एम्प्लॉयमेंट जब इलास्टिक होगा जब जॉब क्रिएशन का ग्रोथ रेट और जीडीपी का ग्रोथ रेट मैच करने लगेगा। तो जीडीपी अगर तेजी से ग्रो हो रही है तो जॉब भी क्रिएट होना चाहिए इकोनॉमी में, जॉब भी क्रिएट होना चाहिए इकोनॉमी में। और ऐसा हमने इंडिया में देखा है कि हमारे इंडिया में हमने जॉबलेस ग्रोथ देखी है। जॉबलेस ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ का मतलब यह है कि ग्रोथ तो हो रही है जीडीपी में, जीडीपी हमारी ग्रो कर रही है, पर इकोनॉमी में जॉब क्रिएट नहीं हो रही हैं। और इकोनॉमी में अगर जॉब क्रिएट नहीं हो रही हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। 45 सालों में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, जॉबलेस ग्रोथ। यानी ग्रोथ है इकोनॉमी में, जीडीपी ग्रो हो रही है पर जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं, तो कैसा है, जॉबलेस है, जॉबलेस है, जॉबलेस ग्रोथ। समझिए कॉन्सेप्ट, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी और ये जॉबलेस ग्रोथ का कॉन्सेप्ट भूलना नहीं भैया। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या है कि जीडीपी में अगर ग्रोथ रेट है तो उतनी तेजी से क्या जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, अगर नहीं क्रिएट हो रही है तो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। समझ गए इस चीज को। और जॉबलेस ग्रोथ हमारे लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। एक तो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड पे बैठे हैं, हमारा लेबर फोर्स जो यूथ है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन में आ रहा है, वर्किंग एज पॉपुलेशन में आ रहा है और वो काम ढूंढ रहा है। तो काम ढूंढ रहा है यानी हमारा लेबर फोर्स बढ़ रहा है, लेबर फोर्स तो बढ़ रहा है पर जॉब्स उतनी क्रिएट नहीं हो रही हैं। तो जॉब्स जब क्रिएट नहीं हो रही तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा। आई होप कि आप रिलेट कर पा रहे हैं। चीजों को कनेक्ट करने की जो कला है वो अगर आप सीख गए तो किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझसे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आप फिर आपस में आप सेल्फ सफिशिएंट है, आप चीजों को अपने आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। लेकिन जब तक ये कला सीख नहीं रहे हो तो मैं कह रहा हूं कि ये कला जल्दी से सीख लो आप। मैं सिखाने की कोशिश यही कर रहा हूं, मैं ये कला ही सिखा रहा हूं आपको। अगर आप कनेक्ट कर ले रहे हो तो फिर मेरी जरूरत भी आपको नहीं है। अर्जुन अगर सेल्फ सफिशिएंट हो गया तो द्रोणाचार्य की जरूरत उसको नहीं है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी का इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मल वर्कर्स को याद कीजिए, यहां पर बहुत श्रद्धा से उन चीजों को याद कीजिए। अच्छा, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि 2004-05 में जो हमारा वर्कर्स था वो 91.2% जो वर्कफोर्स था, जो वर्कर्स थे बेसिकली जो काम कर रहे थे वो इनफॉर्मल में थे, इनफॉर्मल वर्कर्स थे, ठीक है। और 2008-09 में हो सकता है ये बढ़कर 93% पहुंच गया हो। मान लेते हैं 93% जो है वो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं वो परसेंटेज में ज्यादा हो गए हैं, ज्यादा हो गए, 91.2% से 93% हो गए। अगर ऐसा हो गया है तो क्या मैं कह सकता हूं कि इकोनॉमी का इनफॉर्मलाइजेशन हो गया है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर्स में ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, उसकी वजह से इनफॉर्मल वर्कर्स ज्यादा आ रहे हैं, उसकी वजह से इकोनॉमी में फॉर्मलाइजेशन नहीं इनफॉर्मलाइजेशन आ गया है। इसी को हम इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। जब इकोनॉमी में जो भी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं वो अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, वहां पर इनफॉर्मल जॉब्स हैं, दैट मींस कि इकोनॉमी का इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है, दैट मींस कि इकोनॉमी का इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है। काफी चीजें सीख लिया आपने, ठीक है। तो आपने यहां पर 3 कॉन्सेप्ट और सीख लिए, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, जॉबलेस ग्रोथ एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसको कंसोलिडेट कीजिएगा। टिल देन अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।